हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाइव आप सभी के लिए केमिस्ट्री 149 का लास्ट पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे इस पूरे कोड का लास्ट पार्ट है इसका, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। और कल से हम रेगुलर होंगे, क्योंकि मैं फिर आज कहीं चली गई थी, सॉरी फॉर दिस। तो हम कल केमिस्ट्री 133 और 2 लेक्चर एक और भी मैं फिज़िक्स का भी अपलोड कर दूँगी। तो आपके 2 लेक्चर पर डे आया करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर और भी ज़्यादा चाहिए आपको लेक्चर, अगर जूलॉजी बॉटनी का भी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आज जो है फॉर द प्रॉमिस कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था 31 जुलाई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, डन एंड डस्टेड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमने कहाँ से छोड़ा था। आपका यूनिट 16 पे हम आ चुके थे। 16 और 17 में जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगी, और उसके बाद इसका जब आपका एग्जाम होगा तो वन शॉट भी आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के टाइम यानी नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या करना है, पूरा कंप्लीटली पढ़ना है, तो यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगी इसकी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो हम अपने चैप्टर पे चलते हैं 16 पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 16 से। तो आपका यूनिट 16 है। ठीक है, यूनिट 16 में आपको पढ़ना है क्रेब्स साइकिल और इसके मेटाबॉलिक रोल को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपका क्रेब्स साइकिल में बता दूंगी एक ट्रिक से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके मेटाबॉलिक रोल से हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम वही करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो होता है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ना है आपको 16 और 17 में। ये चैप्टर थोड़े से टफ है आपके लिए, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप पढ़ो, क्योंकि और भी चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट थे वो वहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें इंट्रो पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद आप पढ़ोगे कि कन्वर्जन पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम से। जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा कि आपने ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे हो। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट वहाँ पे बन चुका, तो पायरुवेट कहाँ का यूज़ हुआ था, आपका लैक्टेट में यूज़ हुआ था, दूसरा इथेनॉल में बना था। ठीक है, ईस्ट में, लैक्टेट आपका मसल्स में। अब पायरुवेट को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। जैसे ही पायरुवेट को हमने एसिटाइल कोएंजाइम में हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा, फिर वहाँ से वो पूरी साइकिल चलेगी। उसके बाद आपका जो है ईटीसी चलेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसके बाद आपको पढ़ना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपका देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले पढ़ोगे एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर रहा है आपके साइकिल में, फिर जो भी रिएक्शंस होगी वो सारी चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपको पढ़ना है स्टीरियोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स, नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका सेंट्रल रोल, टीसीए में सेंट्रल रोल क्या है आपका टीसीए साइकिल का। फिर आपको पढ़ना है ईटीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंट्रो में। देखो, मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स टू पायरुवेट्स। आपने देखा था कि आपने जब मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन किया था, ग्लूकोज से आपने क्या बनाया, पायरुवेट बनाया। ठीक है, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड्स बोलते हैं, या फिर किसी भी अदर शुगर से आपने पायरुवेट बनाया। ये आपका एनारोबिक कंडीशन में हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप ये काम कर रहे थे। तो जो आप ग्लाइकोलिसिस करके आए हो, ग्लूकोज से आपने क्या बनाया, पायरुवेट बनाया। फिर पायरुवेट का आपने यूज़ किया कन्वर्ट करने में लैक्टेट, लैक्टेट को एनिमल मसल्स में और इथेनॉल में, जो कि आपका ईस्ट सेल है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका ईस्ट सेल में इथेनॉल जो है, पायरुवेट से आप इथेनॉल में कन्वर्ट करते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे दीज लास्ट रिएक्शंस ऑफ द पर्पस ऑफ रीजनरेटिंग NAD+। ठीक है, यहाँ पे जो पर्पस था आपका NAD+ रीजनरेट किया गया था और NADH को रीऑक्सीडाइज किया गया था। तो ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में आप ये कंटिन्यू चला था, NAD+ रीजनरेट हुआ था और NADH रीऑक्सीडाइज हुआ था। अब देखना है कि एरोबिक कंडीशन में, यानी कि आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम एरोबिक कंडीशन कहते हैं। NADH आपका रीऑक्सीडाइज हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा कि रीऑक्सीडाइज हुआ था। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक पहुंचाता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जब आपका NADH रीऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन को देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो होगा ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन में। इस कंडीशन में आपका पायरुवेट जो होता है मेटाबोलाइज हो जाता है किसमें, फर्दर CO2 एंड वाटर में, और फर्स्ट कन्वर्ट होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी कि पायरुवेट से बेसिकली आपको एसिटाइल कोएंजाइम बनाना है। जब आप एसिटाइल कोएंजाइम बना दोगे उसके बाद फर्दर रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो द एसीटेट मोइटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके थ्रू, मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू। वो मेटाबॉलिक पाथवे आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीनों नेम है इसके। तो हम इस यूनिट में यही पढ़ेंगे कि आपका क्रेब्स साइकिल क्या है बेसिकली। ठीक है,
उसके बाद आपका देखना है कि जो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म में एक सेंट्रल रोल है आपका क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। कई सारे अदर एसिड्स एंड मेटाबोलाइट्स का, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या पढ़ना है आपको, देखो यहाँ पर एक चीज़ है एक्चुअली, देखो यहाँ पे कि द स्टडी, और हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, वी विल स्टडी, हम ये भी पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। उसके बाद फॉर्मेशन होगा NADH, FADH और ATP मॉलिक्यूल्स का होगा। कोएंजाइम्स रिड्यूस होंगे NADH, FADH2 में। इलेक्ट्रॉन कैरियर एंटर करेंगे आपके सेलुलर रेस्पिरेशन में। इलेक्ट्रॉन चेन में आपका क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल होगा, किससे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। डन हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहला स्टेप में ये होगा कि आप कन्वर्ट कर रहे हो किसको, पाइरुवेट बना के लाए हो आप ग्लाइकोलिसिस से। आप पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस से बना के लाए, आपको एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन में होता है, आपका एरोबिक कंडीशन में होता है। पाइरुवेट जो होगा फर्दर मेटाबोलाइज होगा आपका TCA साइकिल में, उससे पहले आपका एंटर करेगा, TCA साइकिल में एंटर करेगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम में। पाइरुवेट पहले फर्स्ट क्या होगा, कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। और ये आपका ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये रिएक्शन आपकी कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ग्लाइकोलिसिस आपका कहाँ हो रहा है, साइटोजोल में। साइटोजोल इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और ये TCA साइकिल, यानी कि जब आप पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहे हो तो उस वो प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड कंडेंसेशन हो रहा है कोएंजाइमिक। ये स्ट्रक्चर है, आप देखो, अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं आ रहा तो आप सिंपली लिख सकते हो कि आपका ये क्या है, पाइरुवेट है, ठीक है। पाइरुवेट प्लस NAD प्लस कोएंजाइम है, उससे आपका बन गया एसिटाइल कोएंजाइम है, प्लस में CO2 NADH। सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, आपका काम तमाम यानी कि हो जाएगा। अब ये रिएक्शन आपकी एक एंजाइम के थ्रू हो रही है, वो एंजाइम आपका पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो आपको याद रखना है क्या, आपने पाइरुवेट लिया, पाइरुवेट NAD प्लस और कोएंजाइम A लिया, ठीक है। उसके बाद आपका बन गया एसिटाइल कोएंजाइम है, प्लस में CO2 एंड NADH बना, ठीक है। अब यहाँ पे NAD प्लस से NADH बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जाएगा वो आपका पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है। तो आप इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हो विदाउट एनी, जो भी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में, एक होता है आपका E1, ये एंजाइम है, नॉट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इतना ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, ओके। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपने बना दिया क्या, आपने कन्वर्ट कर दिया पाइरुवेट को किस में, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब इसके बाद आपका जो है डायरेक्टली ट्रांसफर होगा किस में, TCA में। अब आपका हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज TCA साइकिल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसिटाइल मोइटी है, एसिटाइल कोएंजाइम A की, जनरेट कहाँ से हुई है, पाइरुवेट से। किससे हुए, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड से, यानी कि फैटी एसिड्स के टूटने से। ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में, फिर सेट ऑफ रिएक्शन हुई है, और जिसे हमने बोला है सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होगा आपका एंट्री ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है इन द साइकिल। सबसे पहले आपका एसिटाइल कोएंजाइम है जो आप बना के लाए हो, उसको हम कैसे एंटर कराएंगे, ठीक है। एंटर कराने के लिए आपका देखो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम A को आपने किससे क्या कराना है रिएक्शन, ऑक्जेलो एसीटेट से, जिससे आपका सिट्रेट मिलेगा एंड कोएंजाइम A मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सिट्रेट मिलेगा, कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम सिर्फ नेम लिख दो कि आपने एसिटाइल कोएंजाइम को किससे किया, ऑक्जेलो एसीटेट एसिड से रिएक्ट किया। इससे रिएक्ट करने के बाद आपका फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सिट्रेट मिलेगा। और जो एंजाइम है आपका वो होगा सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ट्रिक क्या है आपका सिंपली, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, रीड आउट करेंगे। देखो ये आपका रिएक्शन है, ठीक, सॉरी ये आपकी पूरी साइकिल है, इसको ध्यान से देखना आप। सबसे पहले जो आपको यूज़ करना है ना वो यहाँ से यूज़ करोगे आप, जो मेरी ट्रिक है, ठीक है, CI नो, ठीक है, बिल्कुल लिख लेना है आपको, ठीक है, CI नो। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सारा आ जाए। देखो यहाँ से सिट्रेट का हम यूज़ कर रहे हैं C से, ठीक है, CI यानी कि आइसोसिट्रेट। नो मतलब अल्फा क्यूटोग्लिटरेट। CI नो सम से हम कर रहे हैं सक्सीनिल कोएंजाइम A, ठीक है। सम सिंपल से हम कोड कर रहे हैं सक्सीनेट, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला से हम क्या कोड कर रहे हैं, फ्यूमरेट। मेकिंग से हम क्या कर रहे हैं, मेलेट। ऑप्शन से क्या कर रहे हैं हम,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया। अब मैं सारा ये ना एक जगह लिख देती हूँ कि सी से हम क्या कोड कर रहे हैं, आइसोसिट्रेट से आई से क्या कोड कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैंक स्लाइड का यूज़ करेंगे। ये रही आपकी ब्लैंक स्लाइड। यहाँ पे आपका क्या है, क्रैब साइकिल है। ठीक है, क्या है, क्रैब साइकिल है। सबसे पहली ट्रिक है आपका सी आई नो सम, सी आई नो, ये नो है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, इसको रब करते हैं एक सेकेंड। सम सिंपल फॉर्मूला लिखना है, मेकिंग ऑप्शन लिखना है। ठीक है, सम सिंपल हो गया, फॉर्मूला मेकिंग, इसको ऊपर भेज देते हैं, ऑप्शन। ठीक है, अब देखो मैं सी से क्या कोड कर रही हूँ, मैं आपका सिट्रेट, क्या कोड कर रही हूँ, सिट्रेट। आई से क्या कर रही हूँ, आइसोसिट्रेट। यानी कि सबसे पहला आपका एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा ना, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपका बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो बन रहा है वो आपका बन रहा है सिट्रेट। क्या बन रहा है, सिट्रेट। एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे मैंने बताया कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से इस तरीके से आपकी साइकिल चलती है, तो पहला प्रोडक्ट आपका सिट्रेट बन रहा है। दूसरा, जब आप सिट्रेट से अलग प्रोडक्ट बनाओगे आइसोसिट्रेट, उसके बीच में कौन सा एंजाइम लगेगा ये भी मैं बताऊंगी। फिर आपका बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये आइसोसिट्रेट से आप बना रहे हो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इससे आप बना रहे हो सम। सम में क्या मैंने बोला था, सक्सीनिल कोएंजाइम है, सक्सीनिल कोएंजाइम है। ठीक है, सिंपल से क्या था आपका, सक्सीनेट। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम लग रहे हैं, वो हम रीड आउट करेंगे। मेकिंग से क्या बन रहा था आपका, मेलेट, यानी कि आप सक्सीनेट से मेलेट बनाओगे, फिर मेलेट से आप बनाओगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसमें कौन कौन सा लगेगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि सबसे पहले आपका एसिटाइल कोएंजाइम है जो हम किससे बना के लाए, पाइरुवेट से बना के लाए। ठीक है, इसने एंटर किया, एंटर करने के बाद आपका सबसे पहला इधर से मैंने याद करने के लिए लिखा कि सिट्रेट बन रहा है। ठीक है, सिट्रेट बन रहा है, सिट्रेट से आपने क्या बनाया, आइसोसिट्रेट बन रहा है। आइसोसिट्रेट से आपने क्या बनाया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है। उसके बाद आपका बन रहा है क्या है, सक्सीनिल कोएंजाइम है, फिर बन रहा है सक्सीनेट, फिर बन रहा है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद मेलेट, मेलेट के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसीटेट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी जो रिएक्शंस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपका जो मैंने ये बताया था कौन कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है वो भी हम देख लेंगे। तो आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए को सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सिट्रेट से, तो आपका सिट्रेट बना यानी कि सी बन गया। सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, यानी कि सी पहले बन गया यानी सिट्रेट बन गया। कौन सा एंजाइम लगा इसको बनाने के लिए, सिट्रेट सिंथेज लगा। जो पहले वर्ड यूज़ होगा, जैसे सिट्रेट से आप आइसोसिट्रेट बना रहे हो, पहले वर्ड यूज़ होगा वो आपका ये यूज़ होगा कि आपने एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रेट बनाया, तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि आपने बनाया सिट्रेट। नेक्स्ट अदर रिएक्शंस में आपको क्या देखना है। ठीक है, अब में 4 कार्बन कंपाउंड कंडेंस होते हैं 2 कार्बन एसीटेट में, जो आपका 6 कार्बन बनाता है। ये आपको दिया हुआ है सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका सिट्रेट जो होगा ना, यहाँ पे देखो, उसके बाद सी सिट्रेट आइसोमेराइज होगा आइसोसिट्रेट में। ठीक है, यानी कि आपने सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाओगे, यानी सी आई, आई से क्या होगा, आइसोसिट्रेट। एंजाइम क्या होगा, एकोनाइटेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, एकोनाइटेज। इसको आप अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा आपका, नेक्स्ट चलते हैं, आइसोसिट्रेट रिएक्ट करेगा Na+ में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद आपका बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट आपका 5 कार्बन का है। ठीक है, क्या है, 5 कार्बन का है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एंजाइम लग रहा है। तो पहले सी आई नो, नो भी बन गया आपका, नो से क्या था आपका, अल्फा कीटो ग्लूटारेट था। ठीक है, नेक्स्ट चले। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी आपकी अनदर एंजाइम की मदद में होगी। ठीक है, यानी उसमें जो एंजाइम लगेगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज लगेगा। इसमें आपका क्या होगा, किससे क्या बनेगा वो आपको देखना है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आपका बनेगा सक्सीनिल कोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो एंजाइम लग रहा है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आपने सक्सीनिल कोएंजाइम बनाया, उसमें जो आपका एंजाइम लग रहा है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डन है। देन उसके बाद आपका क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनना चाहिए, यानी सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। ठीक है, आपका क्या बनना चाहिए, फ्यूमरेट बनना चाहिए।
अब देखो नेक्स्ट जो लगेगा आपका, क्या लगेगा आपका, लगेगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब आप किससे बना रहे हो, सक्सीनेल कोएंजाइम से बना रहे हो फ्यूमरेट। जब फ्यूमरेट लगा रहे हो ना आप, तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज आपका एंजाइम होगा और यहाँ पे FAD रिड्यूस हो जाता है FADH2 के प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका अब क्या बनना चाहिए, फ्यूमरेट हो गया, अब आपको बनना चाहिए मेलेट। अब आप फ्यूमरेट से बना रहे हो किसको, मेलेट को बना रहे हो। तब मेलेट को बना रहे हो तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा आपका, फ्यूमरेज लगेगा, ठीक है। आप क्या बनाना है, मेलेट हो गया, उसके बाद आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दोबारा से साइकिल रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली रिएक्शन इसकी लिखनी है। और यहाँ पे जो आपको याद करना है वो याद करना है कि कहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, FADH2 किस स्टेप पे बना है और आपका NADH किस स्टेप पे बना है। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आइसोसिट्रेट से अल्फा क्यूटिलिक ग्रेटरेट में आपका बन रहा है NADH, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है NADH, यहाँ पे GTP बन रहा है। फ्यूमरेट से याद रखना है, F से फ्यूमरेट, F से आपका FADH2 बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है ये पूरा रिएक्शन, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बस यही है कि कितने ATP वगैरह बने, वो हम डायरेक्टली एक टेबल के थ्रू ना कंप्लीट कर लेते हैं आपका TCA साइकिल में। थोड़ा सा देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज से आपने पायरुवेट बनाया ग्लाइकोलिसिस में, वहाँ पे 2 ATP बने और कोएंजाइम कौन से, जो कोएंजाइम रिड्यूस हुआ आपका 2 NADH हुआ। जब आपने पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया और किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे कोई भी ATP जनरेट नहीं हुआ, सिर्फ NADH बना है। फिर आपने एसिटाइल कोएंजाइम को TCA साइकिल में भेजा, वहाँ पे आपके 2 ATP बनने, 6 NADH बना है, 2 FADH2 बना। तो टोटल आपने ग्लूकोज से आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। इसमें आपको 4 ATP लगा, 10 NADH और 2 FADH2 लगा, ये आपका टोटल है। ठीक है। सेंट्रल रोल क्या है ये आपका, रोल ऑफ TCA साइकिल का सेंट्रल रोल कैसे है, तो आपने एसिटाइल कोएंजाइम जो मोइटी थे, एसिटाइल कोएंजाइम में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैटाबॉलिक फंक्शन किया है। एसिटाइल कोएंजाइम में से आपने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। CCA साइकिल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है, तो इसको हम कैटाबॉलिक यानी कि ब्रेक डाउन किया। TCA साइकिल में आपका बायोसिंथेसिस भी होते हैं अदर मॉलिक्यूल्स में, तो ये एनाबॉलिक फंक्शन भी करते हैं। तो कैटाबॉलिक का मतलब है ब्रेक डाउन, एनाबॉलिक का मतलब है सिंथेसिस। तो यहाँ पे ये एम्फीबॉलिक पाथवे की तरह यूज़ होता है। जैसे कि यूनिट 15 में पढ़ा था कि कैटाबॉलिक का मतलब बायोडिग्रेडेटिव पाथवे या फिर कन्वर्जेंट। कॉमन मेटाबोलाइज जो होते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल से बन जाते हैं, ठीक है। फर्दर जो भी है यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटेट जो होता है TCA साइकिल से बना, कैटालिटिक रोल भी यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आपका देखो यहाँ पे भी दे रखा है कि इसका मेटाबॉलिक रोल कैसा है। एसिटाइल कोएंजाइम है, जैसे कि अब पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो स्टेप्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको ये दिया हुआ है, जहाँ पे ATP सिंथेसिस होती है, ठीक है। कपल्ड ATP सिंथेसिस यहाँ पे बाय द एंजाइम जो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हो। एक्सेप्शन जो होता है कोएंजाइम क्यों होता है, मेम्ब्रेन चेन में एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन्स में। यह आपके कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका सक्सीनेट फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम है, जहाँ पे आपका FADH से FADH2 बनता है, ठीक है। और NADH से NADH बन रहा है, NAD प्लस से NADH बन रहा है। फिर आपका कोएंजाइम A में जाएगा, वो आपका यूबिक्विनोन है। उसके बाद साइटोक्रोम B में जाएगा, जहाँ पे आपका ATP बन रहा है। फिर साइटोक्रोम C1 पे जाएगा, फिर साइटोक्रोम C से आपका साइटोक्रोम A में जाएगा। फिर यहाँ पे ATP बन रहा है, फिर साइटोक्रोम A3 में जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखो जो होता है, यहाँ पे आप पढ़ना है आपको कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH बनाता है। और जो रिएक्शन होती है डिहाइड्रोजिनेज होती है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो आपके रिमूव कर दिए जाते हैं सबस्ट्रेट से। NADH जो होता है प्रोटॉन को कैरी करता है एंड हाइड्राइड आयन को भी कैरी करता है। फिर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स को NADH डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि जो पहला एंजाइम कॉम्प्लेक्स है आपका वो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, यह आपका कोफैक्टर की तरह यूज़ करता है। फिर आपका FMN जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है FMNH2। FMN आपका है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, 2 हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम नेक्स्ट ट्रांसफर होते हैं आपका यूबिक्विनोन, जिसको कोएंजाइम Q बोला है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, वो बिल्कुल इसकी थ्योरी है ये।
फिर रिमेनिंग मेंबर जो होते हैं चेन के वो आपके साइटोक्रोम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप पास करेगा साइटोक्रोम बी में, फिर C1, फिर C, फिर A एंड A3 में। साइटोक्रोम A3 जो होता है आपका साइटोक्रोम होता है एक ऐसा जो कि डायरेक्टली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है डायरेक्टली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। इट इज़ द साइट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फ्री प्रोटॉन्स होते हैं इसमें और वाटर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखा था जहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो रही थी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था और कैलकुलेट कर रहे थे हम डिफरेंस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, ठीक है, किसमें, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पेयर्स में। ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज यहाँ पे NaDH का है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, ये कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ATP सिंथेसिस जो होता है वो आपका कई सारे ईयर से चल रहा था। तो सजेशन ये था कि इंटरमीडिएट था हाई फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल के लिए। यहाँ पे आपका ATP सिंथेस, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जहाँ पे ETC चल रहा है, फिर यहाँ पे लास्ट में आके आपके कॉम्प्लेक्स है 1, 2, 3 और ये लास्ट कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके से आपने सबसे पहले जो NaDH से ये रिड्यूस हुआ, फिर कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम्स में पहुंचेगा, साइटोक्रोम C में पहुंच रहा है, फिर कोर आपके H+ लग रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिडायरेक्शनल प्रोटोन पंपिंग होती है यूनिक वेक्टोरियल डायरेक्शन से, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लगा हुआ आपका मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके फ्रीली परमिएबल होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, फ्रीली परमिएबल प्रोटॉन्स नहीं होते जिसमें सम फ्री एनर्जी जो होती है pH ग्रेडियंट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। आउटसाइड जो होता है वो आपका मोस्ट एसिडिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि आउटसाइड में आपके H+ की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपका आउटसाइड जो होता है वो मोर एसिडिक हो जाता है इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। तो आपका आउटसाइड जो है मोर पॉजिटिव चार्जेस हो जाता है इनसाइड से, क्योंकि H+ में क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। फिर इसको कंप्लीटली बनाने के लिए आपके प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगाए जाते हैं। फ्लो बैक इनटू मैट्रिक्स थ्रू ATP सिंथेसिस से यहाँ पे फ्लो बैक हो जाता है। एंजाइम जो होता है मेम्ब्रेन में चैनल प्रोवाइड करता है प्रोटॉन को इम्परमेबल करने के लिए। फ्री एनर्जी स्टोर होते हैं और यहाँ पे सिंथेसिस होता है ATP किससे बनता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। या आपका माइकल हाइपोथेसिस होता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो आपका कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। देखो ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे H+ देखो आउटसाइड बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू इनसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफ़र किया जाता है फिर यहाँ पे आपका यहाँ से H+ को अंदर लाया जाता है, इसको अंदर से बाहर होगा तो ATP बनेगा, ATP बनेगा आपका ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइकल का यहाँ पे देखना है हाइपोथेसिस। कई सारे हाइपोथेसिस यहाँ पे हैं, वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल रिजल्ट्स दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहला जो है वो ये है, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट लगाया गया इसमें, ठीक है। ATP सिंथेसिस जो होता है वो pH ग्रेडियंट से है, जिसमें आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक क्लोज कंपार्टमेंट है वेसिकल जो कि कपलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी ATP सिंथेसिस बना रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली बोथ साइड्स पे है, लेकिन कोई भी प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे नहीं लग रहा था, तो इसके लिए ATP सिंथेसिस लगाया गया था, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड प्रोटीन्स एंड किसका, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रो पढ़ना है, उसके बाद आप कन्वर्जन देखो फैटी एसिड्स को एसाइल कोएंजाइम में, फिर एनर्जेटिक्स में देखना है, बायोसिंथेसिस देखना है किसका, फैटी एसिड्स का। देन यहाँ पे आप देखोगे कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, कंपैरिजन आपका इंपॉर्टेंट है, कैटाबॉलिज्म थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिमूवल करना अमीनो ग्रुप को अमीनो एसिड से, फिर ऑक्सीडेशन करोगे। देन उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है एक यूरिया साइकिल, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मेटाबॉलिक पाथवेज। यहाँ पे जो ये है कि थोड़ा सा जो आपको पढ़ना है वो है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू एसाइल कोएंजाइम, ठीक है। यहाँ पे जब फ्री एनर्जी आपका पायरोफॉस्फेट लिंकेज ऑफ ATP में होता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए लिंकेज होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपका एसाइल कोएंजाइम
जिसको हम थियोकाइनेज भी बोलते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हो, फैटी एसिड को एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है एसाइल कोएंजाइम ए का। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में क्या होता है, 4 रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, क्लीवेज, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहला जो रिएक्शन वो ये होता है कि आपका एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज होता है FADH से, जो कि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। देन यहाँ पे रिजल्टिंग इस तरीके से बनता है जहाँ पे आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो होता है, सबसे पहले आपका फैटी एसिड से एसाइल वाला सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका यहाँ पे FADH2 बन गया। उसके बाद आपका ये बन जाता है ट्रांस डेल्टा स्क्वायर एनॉल कोएंजाइम है। फिर इसका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने के बाद आपका ये बन जाता है L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है। फिर ऑक्सीडेशन दोबारा होता है यहाँ पे, फिर आपका ये बनता है NADH। फिर उसके बाद बनता है बीटा कीटो एसाइल, फिर क्लीवेज हो जाती है। क्लीवेज के बाद आपका बनता है थियोलेज, ठीक है। इस तरीके से आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम में सबसे पहले आपका आता है, ठीक है। ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन है, थोड़ा सा आप इस स्टेप्स को ध्यान रखना। फिर आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, कई सारे सर्टेन कंडीशन में, जैसे आपका स्टारवेशन है या फिर हाई रेट ऑफ फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन हो गया, लिवर में कई सारी क्वांटिटी ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हो गया, उस टाइम पे आपकी जो ये सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है उसको हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। अगर कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन आपका स्टारवेशन, डायबिटीज़, मेलेटस में हो रहा है, हायर देन नॉर्मल क्वांटिटी से हो जाता है ब्लड में, तो कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल कंडीशन है कीटोसिस का। नेक्स्ट है आपका डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यहाँ पे कोई भी इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा, यानी बायोसिंथेसिस का मतलब कैसे बनता है ये, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। कंपैरिजन आपका आता है किसमें, कंपैरिजन आता है आपका डिग्रेडेशन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में। थोड़ा सा देख लेते हैं। फैटी एसिड डिग्रेडेशन, बायोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी रिस्पेक्ट में अलग है। मेजर डिफरेंसेस जो होते हैं 2 पाथवे में होती है, यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला जो है, द साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग एंजाइम आर डिफरेंट। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे बायोसिंथेसिस है उसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट ऑफ फैटी डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है एंड पैरोक्सिसोम में होता है। सिंथेसिस आपका साइटोसोल में होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन देखना है कि आपका बायोसिंथेसिस जो हो रहा है वो आपका कहाँ पे हो रहा है, आपका जो सिंथेसिस हो रहा है साइटोसोल में हो रहा है, लेकिन डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स और पैरोक्सिसोम में हो रहा है। एंजाइम जो है फैटी एसिड डिग्रेडेशन का वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, बट दोज इन्वॉल्व इन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं बैक्टीरिया में, जो कि कोवेलेंटली एक सिंगल प्रोटीन से होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं है ये। इन हायर ऑर्गेनिज्म में इस रेफर्स टू एज फैटी एसिड सिंथेस, ये नाम है। अब देख रहे हैं द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, आपका डिग्रेडेशन। तो एसाइल ग्रुप जो होता है वो हमेशा SH ग्रुप ऑफ कोएंजाइम ए से अटैच होता है, लेकिन जो बायोसिंथेसिस में एसाइल ग्रुप जो होता है वो अटैच करता है SH ग्रुप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप से, ठीक है। SH ग्रुप ऑफ कोएंजाइम ए से कौन सा होता है, जब आपका डिग्रेडेशन हो रहा है तब एसाइल ग्रुप किससे अटैच्ड है, कोएंजाइम ए से, SH ऑफ कोएंजाइम ए। लेकिन जब आपका बायोसिंथेसिस हो रहा है तो SH ग्रुप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन से, जिसे हम एसाइल कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जो फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या, चेन इलोंगेशन होती है, सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ 2 कार्बन एटम फ्रेगमेंट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और 2 कार्बन एटम फ्रेगमेंट डिग्रेड किए जाते हैं, यानी 2 ऐड करेंगे 2 डिग्रेड करेंगे। सिंथेटिक पाथवे में क्या होता है, आपका पहले एक्टिवेट किया जाएगा कार्बोक्सिलेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए, हाई एनर्जी लिंकेज होगी ATP से। उसके बाद रिएक्शन होगा मेलोनाइल कोएंजाइम ए एसाइल मोइटी से ऑफ एसाइल ACP, फिर कंप्लीट हो जाएगा लॉस ऑफ CO2 का। अब यहाँ पे आपका FAD और NAD ऑक्सीडेंट हो गए फैटी एसिड डिग्रेडेशन में, और रिडक्टेंट एम्प्लॉयड बायोसिंथेटिक में सिर्फ NADPH है जो कि रिडक्टेंट है। FAD और NAD प्लस आपका ऑक्सीडेंट है किसमें, डिग्रेडेशन में, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, जो डिफरेंसेस थे, ठीक है। फिर कैटाबॉलिज्म पढ़ना है आपका अमीनो एसिड्स। कैटाबॉलिज्म का क्या होता है, मतलब ब्रेकडाउन, यानी आप किसका, अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन करोगे, ठीक है। सबसे पहले जब आप कैटाबॉलिज्म कर रहे हो अमीनो एसिड्स में, तो कैटाबॉलिज्म में आपके 3 स्टेजेस में हो रहा है, वो 3 स्टेजेस हम देखेंगे। सबसे पहले आप कैटाबॉलिज्म कर रहे हो, ठीक है, तो रिमूवल होगा अमीनो ग्रुप का, लीविंग द कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड्स, यानी कि रिमूव कर रहे हो अमीनो ग्रुप का, तो कार्बन स्केलेटन में से आप NH2 ग्रुप को रिमूव कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका रिमूवल हो जाएगा। दूसरा आपका ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन स्केलेटन। ब्रेकडाउन कैसे करोगे, इंटरमीडिएट आपका ग्लाइकोलिटिक पाथवे और सिट्रिक एसिड में क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है, तब आप ब्रेकडाउन करोगे कार्बन
स्केलेटन में, जो आपका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन जो होगा इंटरमीडिएट्स का टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में, और प्रोडक्शन हो जाएगा आपका एटीपी में। ठीक है, ये है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, रिमूवल कर रहे हो किसका, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आप अमीनो ग्रुप को सबसे पहले क्या कर रहे हो, अमीनो एसिड से अलग कर रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले अमीनो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अमीनो ग्रुप्स को, किससे, अमीनो एसिड से। कई सारे यहाँ पे पाथवे और ये आपका लिवर में चलता है। तो सबसे पहला पाथवे जो है वो आपका ट्रांसएमिनेशन है। तो कन्वर्जन ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम ऑल अमीनो एसिड इनटू सिंगल प्रोडक्ट। तो कन्वर्जन करो अमीनो ग्रुप का अमीनो एसिड्स में, किसमें, सिंगल प्रोडक्ट में। वो सिंगल प्रोडक्ट आपका ग्लूटामेट है, और इस रिएक्शन को आप करो ट्रांसएमिनेशन। दूसरा है आपका ग्लूटामेट को इनटू कीटो ग्लूटरेट में, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कर रहे हो, वो आपका होता है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, और आपका NH4 रिलीज होता है। नेक्स्ट है आपका जो कन्वर्जन कर रहे हो NH4 का नॉन टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में, वो ब्लड कैरी करता है किडनी फॉर एक्सक्रीशन। अब जो अल्फा अमीनो ग्रुप एंड नाइट्रोजन से, ठीक है, रिमूव कर रहे हो आप, अकर बाय 2 मैकेनिज्म्स होता है, ट्रांसएमिनेशन एंड डीअमीनेशन। अब ये प्रोसेसेस देखने कि ट्रांसएमिनेशन क्या है और डीअमीनेशन क्या है। ट्रांसएमिनेशन आपका केमिकल रिएक्शन होता है, अमीनो ग्रुप को आप अमीनो एसिड से ट्रांसफर करते हो कीटो एसिड्स में। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो आपका ट्रांसएमिनेज या फिर अमीनो ट्रांसफेरेज लगता है। ठीक है, अमीनो एसिड जो होगा कैटाबलाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड्स में, यानी आप अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन करते हो कीटो एसिड्स में। अनदर कीटो एसिड जो होता है टेक्स अप द अमीनो ग्रुप फॉर्म अमीनो एसिड्स बना लेता है। ये रिएक्शन जो होता है ट्रांसएमिनेज की हेल्प से होती है। पायरोडॉक्सिन आपकी विटामिन B6 है, ये आपका कोएंजाइम की तरह यूज़ किया जाता है, कैरियर होता है आपका किसमें, अमीनो ग्रुप का। पार्टिसिपेट रिएक्शन होता है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट PLP, ये आपका क्या होगा, एमिनेशन। अब आपको करना है क्या, ये आपका एमिनेशन हो गया कि किस तरीके से आप अमीनो एसिड्स को हटा रहे हो कार्बन से पार्ट में। ठीक है, अल्फा कीटो में किस तरीके से ऐड करते हो। डीएमिनेशन क्या होता है आपका, डीएमिनेशन अमीनो ग्रुप इट डायरेक्टली रिमूव फ्रॉम द अमीनो एसिड। डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं किसमें से, अमीनो एसिड्स में। अब ये दो प्रोसेस में होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव में आपके दो एंजाइम होते हैं, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज आपका मोर एक्टिवली यूज एंजाइम होता है इन ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। जब अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए, तो फाइनल एक्सेप्टर आपका अल्फा अमीनो ग्रुप जो होता है, वो फाइनल एक्सेप्टर जो होगा जब आपका अमीनो एसिड टूटेगा, तो अल्फा क्यूटोग्लूटरेट जो होगा वो फाइनल एक्सेप्टर होगा जो आपका ग्लूटामेट बनाएगा। ग्लूटामेट जो होगा वो अंडर ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करेगा और अमीनो एसिड्स को लूज कर देगा, और अमोनियम आयन जो होंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे अल्फा क्यूटोग्लूटरेट के पास, और फिर आपका एक्सेप्ट अनदर ग्रुप जो होगा एक्सेप्ट करने लग जाएगा। दूसरा होता है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ये मैकेनिज्म डायरेक्टली रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड्स होता है सिंपल हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से, विदाउट एनी क्लीवेज, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कर रहे हो। अब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन रिएक्शन जो होता है लिवर में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट जो होता है NH4 आयंस फॉर्म होते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ ग्लूटामेट से। ये कन्वर्ट होता है यूरिया में, फिर यूरिन से एक्सक्रीट कर जाते हैं कई सारे रिएक्शन में, जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। तो नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में आपका यूरिया साइकिल आता है। ये आपका यूरिया साइकिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो यूरिया साइकिल में आपको क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अमोनिया जो होता है आपका अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में अमोनिया बनता है, ठीक है, NH4 बन रहा है। ये अमोनिया आपने जब अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म कर रहे हो उस टाइम पे बनता है। ये आपका टॉक्सिक होता है और एक्सक्रीट नहीं कर पाता बॉडी में, तो इसको सबसे पहले आपको यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। यूरिया आपका लेस टॉक्सिक होता है और ईजिली एक्सक्रीट हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया को, जब अमोनिया से यूरिया बना रहे हैं तो उसको हम यूरिया साइकिल या फिर क्रैब्स हैंडलेस साइकिल भी कहते हैं, और ये आपका लिवर में होता है। ये पाथवे में आपका माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों यूज़ होता है। रिएक्शन जो है वो इस तरीके से दी हुई है। इसकी ट्रिक जो है मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी इसकी ट्रिक, वो आप जाके देख लेना और आपका पूरा यूरिया साइकिल जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट से चलना है, आपका चलना है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कार्बन स्केलेटन का कैसे ऑक्सीडेशन करना है, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में वो है आपका ऑक्सीडेशन, यानी ब्रेकडाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन डीएमिनेटेड अल्फा कीटो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स या फिर कई सारे यहाँ पे पाथवे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि आपने पहले कीटोन बॉडीज़ में जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसको हमने कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करे थे, जैसे कि फैटी एसिड्स है।
अब यहाँ पे अमीनो एसिड्स कार्बन स्केलेटन जो है पायरुवेट या सिट्रिक एसिड साइकिल है। अमीनो एसिड्स को जब कन्वर्ट करेंगे कीटोन बॉडीज़ में थ्रू कीटोजेनेसिस तो हम उसको कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। यहाँ पे आपका कार्बन स्केलेटन का ब्रेक डाउन कर रहे हो इस तरीके से आपका होता है ना, जैसे पायरुवेट जो क्या है ऑक्जेलो एसीटेट में जाता है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, सक्सिनल कोएंजाइम फ्यूमरेट, ये पूरी आपकी क्या है क्रैब साइकिल है। इस तरीके से आपका फेट ऑफ कार्बन स्केलेटन। फिर आपको देखना है कि इंटर रिलेशन अमंग मेटाबॉलिक पाथवे में क्या इंटर रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटर रिलेशन में जो चीज़ें हैं मेटाबॉलिक पाथवे में इज़ एसेंशियल टू, क्या एसेंशियलिटी होती है यहाँ पे, इंटर कन्वर्ट बायोकेमिकल मेटाबोलाइट एज पर सेलुलर नीड। जब सेलुलर नीड होती है तो यहाँ पे इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी को जब फ्यूल की डिमांड होती है कंटिन्यूसली, जब इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे चल रहा होता है बिटवीन मैनी मेटाबोलाइट्स के बीच में, ठीक है, तब यहाँ पे जो होता है फ्यूल जो होता है डिमांड के अकॉर्डिंग बॉडी को मिल जाती है। लेवल ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स एंड मेंटेन देन इक्विलिब्रियम, ये इसको रेगुलेट भी करता है। कोऑर्डिनेट विद द वेरियस सेल के टिश्यू एंड ऑर्गन के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नॉर्मल बायोकेमिकल इन्वायरमेंट एंड मेंटेन हेल्थ, ये आपका है इंटर रिलेशन वाला, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से मेटाबोलाइट्स आप यूज़ कर रहे हो ये इसको पढ़ लो एक बारी कि डाइटरी लिपिड्स होता है। अब आपको पता है लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसका आपको मैंने पहले भी चैप्टर में बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये आता है पेपर में, ठीक है। तो डाइटरी लिपिड्स को आप किस पे ब्रेक डाउन कर रहे हो, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स में क्या होता है आपका लिपिड्स होता है तो लिपोजिनेसिस हो रहा है, लिपोजिनेसिस आपका एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड्स निकल रहा है। ग्लिसरॉल आपका ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है। ग्लूकोज आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी बनता है, ठीक है। और पायरुवेट से आप ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हो, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज में बनाता है। अब आपका ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं, देखो यहाँ से ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से आपका एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम जब आप पायरुवेट से बना लेते हो तो फिर वो आपका कहाँ सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। यहाँ पे आपका जब बन जाता है CO2 वगैरह तो वो जाके आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका ATP की सिंथेसिस जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के लिए। अब प्रोटीन्स आपका क्या है अमीनो एसिड्स में टूट रहा है। जब अमीनो एसिड्स होता है तो आप क्या कर रहे हो ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन कर रहे हो। टिश्यू प्रोटीन होता है, नॉन टिश्यू होता है और एसेंशियल वाले होते हैं। जब आपने यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन करते हो तो अल्फा कीटो एसिड्स बना रहे हो, अमोनियम आयन बना रहे हो। अब अमोनियम आयन जो होता है वो आपका NH4, तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो इसको यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम यूरिया साइकिल में भेज देते हैं। यूरिया साइकिल में आपका फ्यूमरेट, एस्पार्टेट भी होता है। ऑक्जेलो एसीटेट आपका कहाँ से आ रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल से। इस तरीके से आपका यूरिया है, ठीक है, तो ये आपका इंटर रिलेशन हो जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटर रिलेशनशिप among the pathway can very well understood and comparison food intake of an individual। तो हम देखेंगे कि आपका जो इंटर रिलेशनशिप वाला पाथवे यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स जो है कैसे यूज़ कर रहे हो। जब कोई भी आपका इंडिविजुअल फूड इंटेक करता है 3 कंडीशन में हो रहा है तो कैसे आपका ये काम करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपका ओवरफेड कंडीशन, दूसरा आपका फास्टिंग कंडीशन, तीसरा आपका स्टारवेशन। ओवरफेड का मतलब क्या लग रहा है कि ओवर ईट कर लिया, यानी कि जब आपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा लिया। इस कंडीशन में क्या होगा लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सेस फूड जो होंगे वो स्टोर्ड होंगे ग्लाइकोजन में। तो आपका लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो फूड होगा आपने ज़्यादा खा लिया वो स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और रिमेनिंग जो होगा वो फैट की तरह स्टोर होगा। अगर आप ओवर फैट कर रहे हो यानी कि ओवर खा रहे हो, ओवर फैट कंडीशन में आप जब ज़्यादा खाते हो तो कुछ अमाउंट लिमिटेड अमाउंट में ग्लाइकोजन में बदलेगा, स्टोर करेगा फूड आपका, लेकिन ज़्यादा आपका स्टोर करेगा फैट की तरह, तो आप मोटे पोटे हो जाओगे। फास्टिंग कंडीशन क्या होगा जब आप ईट नहीं कर रहे हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, आपका फास्ट है तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है तो इसे हमने फास्टिंग कंडीशन के लिए। इस कंडीशन में आपका ग्लाइकोजन स्टोर होगा एंड फैट जो होगा वो एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट हो जाएगा, यानी कि फैट यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा आपका स्टारवेशन, यानी फास्टिंग रखना एक इंपॉर्टेंट या फिर अच्छी चीज़ है। स्टारवेशन आपने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं खाया तो इस स्टेट में आपका फूड कंजम्पशन नहीं हुआ, तो जितने भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो यूज़ हो गया आपकी बॉडी के अंदर। इस कंडीशन में बॉडी में अमीनो एसिड टूट जाएंगे और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में बनना स्टार्ट कर देंगे। फिर ग्लूकोज आपका एनर्जी की तरह काम करेगा ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। लिवर में आपका फैट कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडी में और एनर्जी सोर्स के लिए काम करेगा। आपने काफ़ी टाइम से नहीं, तो आपकी बॉडी जो है वो आपको आपके मैकेनिज्म को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो स्टारवेशन में, देखो मैंने बताया ना स्टारवेशन में क्या होता है जब आपने क्या किया लॉन्ग टाइम के लिए नहीं खाया, तो स्टारवेशन में आपका कीटोन बॉडीज आ गए। फास्टिंग में क्या किया, फास्टिंग में आपका ग्लाइकोजन यूज़ हो जाता है और ओवरफेड में आपका ग्लाइकोजन स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आपका यूरिया साइकिल जो है वो मैं इस पर ट्रिक बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो आप जाके देख लेना उसकी एक ट्रिक। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप चैप्टर ही क्या, ये कोड आपका पूरा कंप्लीट होता है। 17 के 17 यूनिट आपके मैंने शायद 14 पार्ट में कराया है। ठीक है, ये आपका 14 पार्ट है। तो 14 पार्ट में आपका हो चुका है ये कंप्लीट पूरा कोर्स। ठीक है, ये कोर्स कंप्लीट हो गया। इसका कोड बोलेंगे ना। यूरिया साइकिल को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि स्किप बिल्कुल नहीं करना है। उसमें मैंने पूरी आपको देखना है। फिर आपको ना एक साथ स्टडी मटेरियल के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें मैंने एंजाइम की ट्रिक भी दी है, और साथ में मैंने यूरिया साइकिल को कैसे डिस्क्राइब करोगे उसकी ट्रिक दी है, और आराम से आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, पेपर में आ गया तो आपको 10 नंबर यूँ ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका ये कोड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री 133 का आएगा। अगर मैंने अभी कर दिया तो मॉर्निंग में आपका जल्दी वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका कोड। नेक्स्ट कोड भी स्टार्ट करेंगे। इसका प्लेलिस्ट में कंप्लीटली बना दूंगी आपका पार्ट 14, यानी 14 पार्ट में ये आपका कंप्लीट हुआ है। अब मैं होपफुली ये करूँगी कि आपका और ज़्यादा कम 10 पार्ट तक जो है एक कोर्स कोड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक कोड सॉरी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए, कंप्लीट हो चुका है आपका कोड। नेक्स्ट में मिलते हैं आपका नेक्स्ट कोड के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड लाइक तो करना ही है, और क्या करना है, शेयर भी करना है यार। ठीक है, क्योंकि फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ विदाउट एनी 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपये तक नहीं ले रही मैं, 1 रुपये भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बदले बस सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना। शेयर भी कर देना अपने जूनियर सीनियर्स जो भी हो, जिनके पास भी जो भी, क्योंकि इग्नू का कंटेंट है नहीं इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, बाकी आप जो भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी आपकी, पढ़ सकते हो यहाँ से, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ठीक है, यूरिया साइकिल देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।